बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल टर्म का माइक्रोबायोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें जो हम प्रीवियस हमने की भी है, और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन, देखो पहले इस यूनिट में हमें आपको एक पहले से एक बात बता दूं कि इसमें सिर्फ हम आइसोलेशन क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, आइसोलेशन किस किस तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम किसी पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेंगे आइसोलेशन का। ठीक है। ये इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव है कि आइसोलेशन को डिफ़ाइन करेंगे, आइसोलेशन के टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर आइसोलेशन का जो इन्फेक्शन चेन ऑफ इन्फेक्शन साइकिल, एक इन्फेक्शन किस तरह फैलता है उस साइकिल को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइसोलेशन की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर्पस ऑफ आइसोलेशन, पेशेंट आर प्लेस्ड इन आइसोलेशन फॉर वन और टू रीज़न। अगर हम किसी पेशेंट को आइसोलेशन करते हैं तो ये एक या दो रीज़न की वजह से हम किसी पेशेंट को आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन का बेसिकली मतलब है किसी एक पर्सन को, जो ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से और लोगों को डिजीज़ फैलने के ख़तरात हो, उस पेशेंट को अलग कर देना, अलग रूम दे देना और बाकी लोगों से उसको सेपरेट कर देना कि उसके जरासीम बाकी लोगों में ना चले जाए। तो इस तरह के इस कंडीशन को बेसिकली हम आइसोलेशन कहते हैं। तो आइसोलेशन दो पर्पस के लिए किया जाता है, एक या दो पर्पस के लिए आइसोलेशन किया जाता है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू अदर ससेप्टेबल पीपल। ठीक है। इसमें क्या, एक मैंने जो अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि एक अगर ऐसा पेशेंट हो जिसको ऐसी डिजीज़ हो, ऐसे पैथोजन उसके अंदर हो कि वो किसी और में ट्रांसफ़र होने के काबिल हो, तो इस तरह के पेशेंट को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं कि जो हसास लोग होते हैं कि उनको वो जरासीम ना फैल जाए। एक इस वजह से हम आइसोलेशन करते हैं। दूसरा, प्रोटेक्ट अ वेरी ससेप्टेबल पेशेंट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन, या किसी बहुत ज़्यादा जो हसास लोग होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं कि उसको जरासीम वगैरह ना लग जाए। अभी चेन ऑफ इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली किस तरीके से मतलब एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरीके से, या किसी भी चीज़ में एक इन्फेक्शन वो किस तरह ट्रांसफ़र होता है दूसरे में, ये एक इन्फेक्शन का चेन है बेसिकली। देखो रिजर्वायर किसे कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिजर्वायर, आप लोगों को नज़र आ भी रहा होगा ये वाला। ये रिजर्वायर बेसिकली वो जगह जहाँ पर जरासीम आए और वहाँ रहने लगे वो रिजर्वायर कहलाया जाता है। रिजर्वायर इंसान भी हो सकता है, रिजर्वायर आपका अल्लाह भला करे ये जो माउस है, चूहा, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है रिजर्वायर। ठीक है। अभी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ बताया कि एक इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए भी, आप लोग इस पिक्चर में देख भी सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए भी फैल सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की, दूसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर मैं आपको अलग से एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कि अगर एक शख्स है जिसको स्किन एलर्जी है, और आप लास्ट टाइम भी काफ़ी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ इसके, मगर अभी एक दोबारा दे देता हूँ कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक ये भी है। दूसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर किसी इंसान को उसका हाथ में चोट लगी हो या कोई ऐसी एलर्जी हो ख़तरनाक किस्म की, आपने उसके साथ हाथ मिलाया तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। जब डायरेक्ट उसके ज़रिए जो उसके जरासीम आपको लगेंगे, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है। उसके साथ ड्रॉपलेट भी हो गए। ठीक है। जो छींक वगैरह इनके ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ एयरबोर्न होते हैं जैसे कि टीबी वगैरह के जरासीम हो गए, वेक्टर और विकल्स, बहुत सारे ये ऐसे फैक्टर है जिसके ज़रिए क्या होते हैं, जरासीम एक से दूसरे में चले जाते हैं। वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी या इसी के एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे मुर्गी वगैरह है, वो बीमार है, कोई भी ऐसा डिजीज़ वगैरह है, और वो मुर्गी हम लोगों ने निकाली, तो वो एक एज ए वेक्टर कहलाएगी हमारे, क्योंकि उसके ज़रिए जो जरासीम हो हमारी बॉडी में एंटर हुए। फिर ससेप्टेबल होस्ट की बात आती है। पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। पोर्टल ऑफ एंट्री, एक जरासीम एक शख्स से दूसरे शख्स में जब जाता है तो वो किस रास्ते से जाता है। तो पहले तो सिंपल सी बात, जितनी भी नेचुरल होल से एक रास्ता तो वो है
जरासीम को बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए, जितने भी नेचुरल होल है। और उसके साथ साथ अगर बॉडी वॉन्ड्स वगैरह हो गए, कोई ज़ख़म वगैरह हो गए, तो इन जगहों से भी इन्फेक्शन जो होते हैं, जरासीम जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ये पोर्टल ऑफ एंट्री है, ठीक है। टाइप ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन की फिर टाइप्स की बात करते हैं। ये लिखे रिजर्व आइसोलेशन, वे मेजर टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन to vulnerable population like patient with leukemia, with transplant and immunodeficient person. The room must be thoroughly cleaned and disinfected before the patient admit. The entering the room must wear sterile gowns and mask to prevent microbes transmission. Hand washing and procedure must be followed before and entering of the room. इस एक तरीक़ाकार ये है, आइसोलेशन हम इसलिए भी करते हैं कि ये जो पैथोजन, वो पैथोजन जो स्प्रेड होते हैं, वो पैथोजन जो स्प्रेड होते हैं, ठीक है। कौन से? जो वेनरेबल पॉपुलेशन, वेनरेबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जो अम्यूनो डिफिशेंसी का पेशेंट हो, या कोई कैंसर वगैरह ल्यूकेमिया का पेशेंट हो, या कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो। जो ल्यूकेमिया के पेशेंट होते हैं, इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन होते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो आइसोलेशन इसलिए किया जाता है कि ये जो जरासीम है ये उन लोगों में ना फैल जाए, ठीक है। फिर दूसरी बात ये क्या है, अगर इस तरह के पेशेंट को अगर एक रूम में हम आइसोलेट करेंगे, तो आप वो रूम, पेशेंट को रूम में एडमिट करने से पहले आपको पूरा का पूरा रूम बिल्कुल क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आप रूम में एंटर होते एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, आप रूम में एंटर होते हो, तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली गाउन पहनना है, प्रॉपरली मास्क वगैरह पहनना है कि माइक्रोब्स वगैरह ट्रांसमिशन ना हो, और प्रॉपरली हैंड वॉश करना है रूम में एंटर होने से पहले भी, और जब रूम से वापस आओ तब भी, ठीक है। सोर्स ऑफ आइसोलेशन, व्हेन द इन्फेक्शन एजेंट are isolated within a definite area and spread of pathogen to other patient are prevent. Isolation procedure should be determined by mode of transmission of the disease and location of the pathogen, portal of entry, portal of exit, virulence of pathogen and its susceptibility to the antibiotics. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आइसोलेशन के क्या क्या सोर्सेज है, कि मतलब किस तरह से आप आइसोलेशन करते हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि व्हेन द इन्फेक्शन एजेंट आर आइसोलेटेड विद इन अ डिफिनिट एरिया, जो इन्फेक्शन एजेंट है उसको आप एक खास एरिया में आप उसको क्या करोगे, आइसोलेट करोगे, कि वो वहाँ से उसके जो जरासीम जो है वो स्प्रेड ना हो, अदर पेशेंट या अदर लोगों को आप उनको ना लग जाए। फॉर एग्जांपल, ये आइसोलेशन के जो रूम्स होते हैं ये अक्सर बाज़ औक़ात हॉस्पिटल के जो एरिया हैं वहाँ से, मतलब हॉस्पिटल में ही होते हैं, मगर एक अलग सा फ्लोर होता है या अलग डिपार्टमेंट होता है कि वहाँ से वो जरासीम इजीली दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम आइसोलेशन किस बिना पे करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन है किस तरह की है। अगर ये जो जरासीम इस शख्स को हो ये ड्रॉपलेट की तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम ड्रॉपलेट वाले प्रिकॉशन यूज़ करके उसको आइसोलेट करते हैं। अगर इनके जरासीम एयरबोन वाले हैं, हवा के ज़रिए पास होते हैं, तो हम एयरबोन वाले प्रिकॉशन यूज़ करते हैं और उसको आइसोलेट करते हैं। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाले अगर इसके जरासीम हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के ज़रिए फैलते हैं, तो हम उसको ऐसे करते हैं कि ऐसे प्रिकॉशन देते हैं कि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से प्रिवेंशन हो जाए, ठीक है। फिर दूसरी बात, लोकेशन ऑफ द पैथोजन एंड पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट। फिर हम उस पैथोजन की लोकेशन देखते हैं कि ये पैथोजन बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, एग्जिस्ट किस तरीके से ये बॉडी में एंटर होता है और ये एग्जिस्ट कैसे होता है, इसको डिस्कस कर इस तरीक़ों को हम उस प्लेन के हिसाब से आइसोलेट करेंगे। उस जरासीम का हमें इल्म होना चाहिए कि उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री एग्जिस्ट क्या है और वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, या किस टेम्परेचर में ग्रो करता है या किस तरीके से ग्रो करता है। और वायरलेस ऑफ पैथोजन, वायरलेस ऑफ पैथोजन का मतलब हमें ये इल्म होना चाहिए कि इस शख्स को जो ये पैथोजन है, ये फैलने वाला जरासीम, इसकी कितनी शिद्दत है, ये कितने तेज़ी से इसको बीमार कर सकता है, या इसकी वायरलेंस क्या है या इसकी एबिलिटी क्या है,
वायरलेंस कहते हैं वो जरासीम जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो एक सीवियर डिजीज काज कर सके, सीवियर डिजीज, उस पैथोजन को हम वायरलेंस कहते हैं। तो उस पैथोजन की वायरलेंस हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन सा जरासीम है कि किस लेवल पे ये डिजीज काज कर सकता है और कौन सी एंटीबायोटिक्स इसके लिए मुफीद है। अच्छा, अभी ये तो हमने पढ़ लिए। अभी ये प्रिकॉशन है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। ये वो प्रिकॉशन है, अगर फॉर एग्जांपल इस प्रिकॉशन में हम ये पढ़ेंगे, अगर एक जरासीम एयरबोर्न के ज़रिए फैलता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जरासीम ना फैले। अगर एक जरासीम ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलता है तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशन यूज़ करने हैं कि वो जरासीम ना फैले। अगर एक जरासीम है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के ज़रिए या ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलता है तो उनके कौन कौन से प्रिकॉशन है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। ये वाली स्लाइड जो है कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। क्या है ये? कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। ये 3 इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। 2 बॉक्सेस जो है वो स्टाफ और नर्स के लिए है, स्टाफ और डॉक्टर के लिए है। और जो ऊपर वाला ये वाला बॉक्स है ये बेसिकली एवरीवन, अगर कोई भी शख्स चाहे डॉक्टर हो या उस पेशेंट के रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, वो अगर उससे मिलने जाएंगे तो वो क्या करेंगे? क्लीन हैंड व्हेन एंटरिंग एंड लिविंग द रूम। अगर वो उनके रिश्तेदार उस पेशेंट के पास आते हैं तो उनके, चाहे वो डॉक्टर भी हो, रिश्तेदार हो, जो भी, सबके लिए ये रूल है कि वो अपना हाथ, रूम के एंटर होगा तो अपने हाथ धोएगा और बाहर होगा तब भी अपने हाथ धोएगा। कवर माउथ एंड नोज विद आर्म टिश्यू एंड व्हेन द कफिंग एंड द स्नीजिंग। अच्छा, वो क्या है? अपने माउथ को, नोज को, इन चीज़ों को कवर कर देगा, ठीक है, कि वो उसके वो जरासीम वगैरह हो वो उसको ना फैल सके। अगर छींक वगैरह आएगी तो वो अपने बाजू के साथ अपने माउथ को कवर कर लेगा। अभी ये जो अगर एक पेशेंट है वो आइसोलेट है तो उसका डॉक्टर और स्टाफ का क्या रोल है? डॉक्टर गाउन एंड ग्लव्स इफ स्वेलिंग लाइकली। अगर कोई उस पेशेंट को ऐसे कोई जरासीम वगैरह है या कोई ज़ख़म वगैरह है, किस तरह कोई चीज़ है, तो प्रॉपरली वो वैसे भी गाउन एंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना लाजमी है डॉक्टर और स्टाफ के लिए, ठीक है। वेयरिंग मास्क एंड आई कवर इफ स्प्लैशिंग बॉडी फ्लूइड एंड लाइकली। दूसरी बात ये क्या है? तो डॉक्टर को चाहिए या स्टाफ को चाहिए कि वो मास्क और अपने आई को भी कवर करे कि उसके जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, वो स्प्लैशिंग पहले नहीं, स्प्लैशिंग कहते हैं छिड़कना, जैसे पानी का छिड़काव होता है उसको स्प्लैशिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर डॉक्टर या स्टाफ उसके पास जाएगा, वो डॉक्टर के माथे पे या उसके जो एक्सक्रीशन वगैरह है या कोई ऐसी पसीना के उस पेशेंट के ऊपर ना लग जाए कि वो मज़ीद बीमार वगैरह ना हो। अभी ये कुछ कांटेक्ट प्रिकॉशन है। वो जरासीम जो कांटेक्ट के ज़रिए लगते हैं उसको रोकने के लिए कौन से प्रिकॉशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसको, ये तकरीबन सारे एक जैसे रिलेटेड है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एवरीवन, जितने भी, सब के लिए क्लीन हैंड व्हेन एंटरिंग एंड लिविंग द रूम, ये सब के लिए ये रूल है, ठीक है। अगर कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन का पेशेंट है, उसको आइसोलेट किया है, तो उससे मिलने अगर कोई भी जा रहा हो तो वो रूम के एंटर या बाहर होने से पहले एंटर होंगे तब भी हाथ धोएंगे और बाहर निकलेंगे तब भी अपने हाथ को वॉश करेंगे। और स्टाफ डॉक्टर क्या करेंगे? गाउन एंड ग्लव्स एट डोर, वो क्या करेंगे? जैसे वो एंटर होंगे तो गाउन और ग्लव्स वगैरह पहनेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यूज़ पेशेंट डेडिकेटेड और डिस्पोजेबल इक्वापमेंट, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट शर्ट इक्वापमेंट। अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर या ऐसे कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है उस पेशेंट को चेक करने के लिए, तो वो में भी वो लाजमी होने चाहिए, कौन से? डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, जरासीम से पाक होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन की ये वही सेम बातें हैं, मगर मेन जो पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इसमें वही चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। अच्छा, ये भी कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन की एक कुछ बात की, ये तकरीबन सेम एज इट इज़ सेम चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की है, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन यू आर लिव ऑन इन कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, these precautions prevent the spread of infection between the patient in a hospital. This type of infection is spread by the direct touching and patient some they are have touched. ये वही बात दोबारा की है कि ये प्रिकॉशन आप लोगों ने इस्तेमाल ज़रूर यूज़ करने हैं,
क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन एक ऐसी बीमारी है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, तो आपने कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लाजमी करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर है, यू विल बी सी अ डॉक्टर एंड स्टाफ डूइंग द फॉलोइंग। और अगर उसके अटेंडेंट वगैरह है तो उसके जितने भी अगर अटेंडेंट वगैरह आ रहे हैं, उस पेशेंट के रिलेटिव वगैरह आ रहे हैं, तो वो इन प्रिकॉशन को यूज़ लाजमन करेगा, ठीक है। एज अ पेशेंट या फैमिली ए विजिटर ऑफ द मस्ट बाय, अगर कोई पेशेंट हो या उसकी फैमिली हो या उसके पेशेंट की कोई फैमिली हो या कोई विजिटर कोई भी हो, तो वो क्या करे, क्लीन हैंड व्हेन यू एंटर and leave the room and limiting where you are outside of room unless give a permission by the nurse to the gram that nurse, so that grams are not spread to the other patient visitor and staff। वही बातें हो रही है सेम। अगर आपने ये फैमिली इनके रिलेटिव के लिए कि भाई आपने रूम के एंटर होना है या बाहर होना है तो प्रॉपर्ली हैंड वॉश करने हैं, और ज़्यादा रूम से बाहर एंटर नहीं होना क्योंकि जरासीम फैलने के ख़तरा ज़्यादा होते हैं। अगर आपने जाना भी है किसी काम से तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली परमिशन लेनी है डॉक्टर से या स्टाफ से परमिशन लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर डॉक्टर व स्टाफ वगैरह एंटर आते हैं तो आपने उनको देखने यू विल सी डॉक्टर एंड स्टाफ डूइंग द फॉलोइंग, ठीक है। हैंड हाइजीन, वही दोबारा बात, क्लीनिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर द केयरिंग फॉर अ पेशेंट। अगर एक डॉक्टर है या स्टाफ है पेशेंट के पास जा रहा है, उसका ख्याल कर रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, इंजेक्शन वगैरह लगा रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको मस्ट भी उसको क्या करना है, अपने हैंड को प्रॉपरली क्लीन करना है, ठीक है। उसके साथ गाउन, ग्लव्स और ये चीज़ें जो गॉगल्स वगैरह होते हैं, फेस मास्क वगैरह होते हैं, ये प्रॉपरली इसको इस्तेमाल करने हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, वे इफ़ द पेशेंट नीड टू गो आउट ऑफ द रूम फॉर द टेस्ट, staff will be help patient to wear a clean gown and staff will clean their hands। अगर फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को बाहर उस रूम से बाहर फॉर एग्जांपल टेस्ट के लिए लेके जाना है या एक्सरे वगैरह कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाना है, तो स्टाफ को चाहिए कि उसको प्रॉपरली नया गाउन वगैरह दें और प्रॉपरली उसके हैंड वगैरह वॉश कर ले। अभी कॉन्टैक्ट एंटेरिक प्रिकॉशन से वही कहानी दोबारा होगी। ये सब के लिए है कि भाई रूम में एंटर होंगे, बाहर जाएंगे तो वो अपने हाथ को वॉश कर, डॉक्टर को चाहिए कि गाउन एंड ग्लव्स का इस्तेमाल करे और डिसइंफेक्टेड चीज़ों का इस्तेमाल करे अगर पेशेंट के लिए यूज़ किया जाए। अच्छा, अभी एक हमने पढ़ लिया कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का, अभी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के बाद फिर एयरबोर्न प्रिकॉशन होंगे। अभी ड्रॉपलेट वो जरासीम जो ड्रॉपलेट छींक के ज़रिए, थूक के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए फैलते हो, स्प्रेड होते हो, एक से दूसरे में फैलते हो, तो इस तरह के पेशेंट को अगर आइसोलेट किया जाता है तो उसके प्रिकॉशन क्या है कि उसके जरासीम पे लेना, या आपको ना लगे या किसी को ना लगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तमाम लोग एवरीवन मस्ट, जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो, डॉक्टर हो या जितने भी लोग हैं उनके विजिटर हो, तो वो रूम में एंटर और बाहर होने से पहले अपने हाथ धोएंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, लाजमन करेंगे क्योंकि उसकी छींक की वजह से वो फैलता है। इफ़ कॉन्टेक्ट विद अ सिक्रीशन लाइकली यूज एंड गाउन एंड ग्लव्स एंड आइज कवर, अगर डॉक्टर और स्टाफ को, अच्छा ये इसमें एक चीज़ और ऐड की है, एवरीवन, जो भी अगर एक पेशेंट ने ड्रॉपलेट प्रिकॉशन का है तो उसके अगर फैमिली मेम्बर जाएंगे या कोई भी जाएगा तो मास्क लाजमी पहनेगा क्योंकि उसके जरासीम होंगे वो फैल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डॉक्टर एंड स्टाफ, अगर डॉक्टर और स्टाफ अगर उस पेशेंट की जो सिक्रीशन वगैरह है उसके कांटेक्ट में जाएंगे या उनके ऊपर एक्टिविटी करेंगे या उसकी सिक्रीशन वगैरह को साफ़ करेंगे, तो डॉक्टर को चाहिए या स्टाफ को चाहिए कि प्रॉपर गाउन, ग्लव्स एंड आई को कवर कर ले। अभी एयरबोर्न प्रिकॉशन की बात करते हैं। तो एयरबोर्न प्रिकॉशन ये इसमें एक दो चीज़ ऐसी है कि वो मस्ट लाजमी है और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एवरीवन वही सेम बातें हैं कि अगर एक पेशेंट एयरबोर्न ट्रांसमिशन डिजीज़ है उसको और उसका प्रिकॉशन क्या होगा कि वो जरासीम रुक जाए और पे लेना, तो तमाम लोगों के लिए वही होगा सेम रूल के रूम में एंटर और बाहर होने से पहले अपने हाथ को वॉश करना है। दूसरी बात कि एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम रिक्वायर्ड नेगेटिव प्रेशर, कीप डोर क्लोज। अगर एक पेशेंट है जिसके जरासीम एयरबोर्न के ज़रिए फैलते हैं
किसके ज़रिए? एयरबोर्न। जैसे कि लास्ट अभी कोरोना था ना, कोरोना में क्या होता था, वो जरासीम एयर उसके ज़रिए फैल रहे थे। तो उसमें क्या होता, जब कोरोना के रूम होते थे वो 24 घंटे बंद होते थे। अगर डॉक्टर एंटर होता था वो एंटर होकर दोबारा रूम को बंद कर दे देता। और वहाँ का जो रूम का जो नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर कहते हैं कि एक तो एटमॉस्फेरिक जो एयर का प्रेशर होता है, तो उस रूम में जो एयर का प्रेशर वो कम होता था। बाहर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता था, और अंदर जो जिस रूम में वो आइसोलेट होते उनका प्रेशर नेगेटिव होता था। तो इसको नेगेटिव रूम प्रेशर, कम प्रेशर होता था, इसको नेगेटिव रूम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो एयरबोर्न इन्फेक्शन में आपको मस्ट भी क्या होना, नेगेटिव रूम प्रेशर होना चाहिए, और डोर जो है वो प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। गाउन एंड ग्लव्स एट डोर। और एक चीज़ इसमें और भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें क्या है, वेयर आप पर और या फिटेड N95 मास्क पेयर टू द इंटरिंग रूम। इसमें क्या होता है, इसमें आपने प्रॉपरली N95 मास्क का इस्तेमाल करना है। N95 मास्क एक ऐसा मास्क होता है जिसमें जो जरासीम होते हैं उनकी वो ट्रांसमिट नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें कोरोना में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वाइट मास्क आए थे जो N95 के नाम से थे, वो यूज़ किया जाता है एयरबोर्न प्रिकॉशन में। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर N95 मास्क कौन से ट्रांसमिशन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एयरबोर्न के लिए। ठीक है, या कौन से प्रिकॉशन की जिक्र हुई है N95 मास्क की, तो वो एयरबोर्न है। ठीक है उसके साथ वही सेम बातें हैं कि भाई नेगेटिव रूम प्रेशर होगा और कीप डोर द क्लोज। ये थोड़े प्रिकॉशन है इन चीज़ों के बारे में है। और ये यूनिट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इतना मुश्किल यूनिट नहीं था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या कोई भी इशू वगैरह है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, और पेज को फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।